चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला पॉइंट होता है मैटर्स। मैटर्स की बात करें, व्हाट इज मैटर्स? एनी सबस्टेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर्स। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो हम लोग 10th से पढ़ते हुए आए हैं। मैं उन चीज़ों को यहाँ पर नहीं लिखूंगा। मैटर्स 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल के बिहाव पर इसको कैसे बांटा गया? ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटर क्लासिफाई मैटर इज टू टाइप। मैटर टू टाइप। मैटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजीनस सॉरी पहला होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस। ये दो चीजें हैं, एक है मिक्सचर और एक है प्योर सबस्टेंस। मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, मिक्सचर्स व्हेन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स इन एनी रेशियो। किसी रेशियो के अंदर जब ये मिलाया जाता है तो यहाँ पर बनता है मिक्सचर। यहाँ पर लिख सकते हैं इफ टू आर मोर देन टू component mix in any ratio then called mixture। यहाँ पर मिक्सचर के अंदर एनी रेशियो होता है। वहीं पर हम बात करें प्योर सबस्टेंस की, तो वहां पर जब कंपोनेंट को मिलाते हैं तो यहाँ पर फिक्स रेशियो होता है। यहाँ लिख सकते हो इन फिक्स रेशियो। यहाँ पर फिक्स रेशियो में मिलाते हैं कंपोनेंट को। मिक्सचर की बात करोगे तो ये फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 2 क्लास के अंदर। वहीं पर प्योर सबस्टेंस की बात करोगे, प्योर सबस्टेंस भी क्लासीफाई हो जाता है 2 क्लास के अंदर। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करोगे तो फेज थ्रू आउट सोल्यूशन जो होती है एक जैसी होती है, और ये हेट्रोजीनियस की बात करोगे तो फेज थ्रू आउट सेम नहीं होती है। यहां पे लिख सकते हो फेज थ्रू आउट इज सेम। यहां पर लिख सकते हो फेज थ्रू आउट इज नॉट सेम। यहाँ पर फेस थ्रू आउट सेम नहीं होती है, यहाँ पर सेम होती है। अगर हम बात करें होमोजेनस मिक्सचर, तो होमोजेनस मिक्सचर में अगर मैं शुगर को डिजोल्व करूँ वाटर के अंदर तो ये आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। शुगर डिजोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। सॉल्ट को डिजोल्व करूँ, नमक को डिजोल्व करूँ, जैसे ही नमक को घोलूंगा तो ये भी डिजोल्व हो जाएगा, ये भी कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन वहीं पर सैंड पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करूँ तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ये कहलाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्रैश कोर्स है, लेकिन क्रैश कोर्स में मैं सारे पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता चलूंगा। हर एक पॉइंट डिस्कस होंगे। ये एनसीईआरटी के अंदर बेसिक चीजें दी गई हैं और ये बेसिक चीजों का डिस्कशन करना भी जरूरी है। प्योर सबस्टेंस की बात करोगे तो ये भी फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 2 क्लास के अंदर। एक होता है एलिमेंट
और दूसरा होता है कंपाउंड। आइए एलिमेंट की बात करोगे तो यहां पर पाया जाता है सिंगल टाइप पार्टिकल स्पीसीज। सिंगल टाइप पार्टिकल स्पीसीज। एग्जाम्पल की बात करिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम है, जैसे आयरन है, जैसे कैल्शियम है। देयर आर सो मेनी एलिमेंट। कंपाउंड की बात करिए, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट of of different atom mix, then form compound. यहां पर फॉर्मेशन करेगा कंपाउंड का। यहां पर आपने देखा एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। आइए हम बताते हैं एलिमेंट कैसे कंबाइन होगा और फॉर्मेशन कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसी को बताने के लिए आया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बेसिकली आपसे बताने आया था कि हाउ टू एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा उसी के बारे में बताने आया था। एक्चुअली यहाँ पर 5 बेसिक लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर 5 बेसिक लॉ आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। उन लॉस को डिस्कशन करना जरूरी है। 5 बेसिक लॉ, सॉरी 2 बार लिख दिया। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लवसियर। इस साइंट इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां लिख सकते हो मैटर्स नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed it only can exchange। इसको सिर्फ आप एक्सचेंज कर सकते हो, मैटर्स को कभी भी आप बर्बाद या बना नहीं सकते। आइए मैं एग्जांपल के थ्रू इस लॉ को समझाने जा रहा हूं। जैसे मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शंस करा दी वाटर से। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शंस मैंने कराई वाटर से। यहां पर फॉर्मेशन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का और साथ में HCl का। यहां पर जो रिएक्टेंट साइड एक सोडियम है, यहां पर भी प्रोडक्ट साइड सिंगल सोडियम है। जो एटॉमिक मास, जो मास यहां पर होगा सोडियम का वही यहां पर भी होगा। जो मास यहां पर क्लोरीन का होगा वही यहां पर भी होगा। जो मास यहां पर ऑक्सीजन का होगा वही यहां पर भी होगा। जितने मोल सोडियम यहां पर है उतना ही सोडियम यहां पर है। इसका मतलब है मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हाँ एक्सचेंज किया जा सकता है। यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन था और यहाँ पर सोडियम के साथ OH आ गया।
यही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये दिया था प्रूस्ट ने। जोसेफ प्रूस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखिएगा। इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल atom are present their fixed atomic mass ratio irrespective to their source। आइए समझते हैं ये लॉ क्या है। यहाँ पे कह रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने ये लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही कैल्शियम का ब्रेक डाउन करूंगा, ये अपने ऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक तरीका यह है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, नेचुरल, एक तरह आर्टिफिशियल, और एक है नेचुरल। मैंने क्या किया, कार्बन की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, तो यहां पर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें वेट ऑफ कार्बन की, तो ये अपने मास के बराबर होगा 12। वहीं पर बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया गया है, तो ये हो जाएगा 32। अगर मैं इनका रेशियो आपस में निकालूं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 द 12, 4 8 द 32। पहले का रेशियो 3:8 आ रहा है, यहां पर निकाल लीजिए। वेट ऑफ कार्बन ये कितना है 12, और वेट ऑफ O2 की बात करोगे, ये आ जाएगा 32। डिवाइड कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 3/8। तो यहाँ पे देखिए दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, सेम। आप किसी भी सोर्स से बनाइए, चाहे नेचुरल सोर्स से बनाइए, चाहे आर्टिफिशियल सोर्स से बनाइए। तीसरा लॉ देखिए, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ को दिया था डाल्टन ने। सुनिएगा, पहले मैं इसकी थ्योरी लिखवा दे रहा हूं, फिर इसको समझा दे रहा हूं क्या है। लिखिएगा, व्हेन टू एटम या टू एलिमेंट कंबाइन then form more than one product if mass of one element fixed, then mass of second element
will be in fixed whole number ratio. whole number ratio आइए इसको मैं समझता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ। व्हेन टू एटम, ये देखिए पहला एटम मैंने ले लिया कार्बन और दूसरा एटम ले लिया ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद कह रहा है मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, अगर कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, वहीं पर कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर वेट ऑफ कार्बन निकालिए तो ये एटॉमिक मास कार्बन 12 के बराबर होगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालिए 16 एटॉमिक मास के बराबर। यहाँ पर निकालिए वेट ऑफ कार्बन है 12 और वेट ऑफ O2 निकालिए तो एटॉमिक मास 16 इंटू 2 32। ये देखिए मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा था। कह रहे मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, इसका मास 12 ग्राम है, इसका भी मास 12 ग्राम है, इसको मैंने क्या किया है फिक्स कर दिया। कह रहा है देन मास ऑफ सेकंड एलिमेंट विल बी इन फिक्स होल नंबर रेशियो। ये देखिए सेकंड एलिमेंट का जो रेशियो आ रहा है 16 वन द 16, 16 टू द 32, ये रेशियो आ रहा है 1:2। यही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये था थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बाद आते हैं फोर्थ लॉ के ऊपर। ये था थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के बाद आते हैं फोर्थ लॉ जिसका नाम है गै-लुसैक लॉ। फोर्थ लॉ है गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ ने क्या बताया था, जब टू एलिमेंट ये कंबाइन करते हैं देन प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शंस एंड इट कंबाइन इन वॉल्यूम रेशियो। जैसे मैंने क्या कहा व्हेन टू एलिमेंट combine when two element combine then produce chemical reaction in their volume ratio, their volume ratio at constant temperature, at constant temperature and pressure। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रही है, कंबाइन करने के बाद प्रोड्यूस कर रही है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रही है कर देयर वॉल्यूम रेशियो, किसके वॉल्यूम रेशियो के अंदर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने N2 की रिएक्शंस कराई है H2 से और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया गैस का। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, अमोनिया गैस का हुआ। यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मैंने एज्यूम कर लिया 10 मोल 10 वैल्यूम, हाइड्रोजन मैंने मान लिया 20 वैल्यूम और ये मान लो बन रहा है 30 वैल्यूम। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो एक होल नंबर में आएगा 10 वन द 10, 10 टू द 20। ये देखिए रेशियो आ रहा है 1:2:3 और ये होता है एट कांस्टेंट या फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। लास्ट लॉ देखिएगा, लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ।
लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। सुनना, ये क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain equal number of molecule at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। at constant temperature and pressure। जैसे मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम है 100 ml और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा 100 ml। इक्वल वॉल्यूम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये था बेसिक लॉ। इन बेसिक लॉ का मैंने डिस्कशन किया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें खत्म हुई। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का डिस्कशन मैं करूंगा इन द चैप्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला, वहाँ पर भी दिया गया है एटम्स के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। एटम एक छोटा से छोटा कण होता है, पार्टिकल्स होता है, जिसको हम फर्दर यानी फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। एटम बना होता है न्यूक्लियस पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट से। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिस्कस उस चीज़ को नहीं कर रहा। आइए हेडिंग डालिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं मैटर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मैटर्स बहुत छोटे हैं तो अगर उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा तो वो बहुत ही माइन्यूट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लिए थे, वो स्केल थी कार्बन 12 की। और वो कार्बन 12 स्केल जो थी वो इंटरनेशनल स्केल थी। उसी के बिहार पर सारे एटॉमिक मास जो थे वो कैलकुलेट किए गए थे। कभी भी एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट किए जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट कार्बन 12 तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे लिखिएगा एटॉमिक मास with respect to with respect to carbon 12 are called relative atomic mass। और कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सुनना, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है AMU। यहाँ पे लिखिए यूनिट होती है AMU। AMU की बात करें, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली ये यूनिफाइड मास होता है और 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। AMU बराबर लिख सकते हो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस थी। इन बेसिक इंफॉर्मेशंस को मैंने आपके सामने पेश किया। आइए रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे बाद मैं चलता हूँ आइसोटोपिक मास के बारे में।
अभी ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चल रही हैं, ये पहला पोर्शन थ्योरेटिकल है, उसके बाद आएगा मूल कंसेप्ट। अगली हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज एटॉमिक मास। अगली नेक्स्ट हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास। इस एवरेज एटॉमिक मास का मैं डिस्कशन करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एटॉमिक मास निकाला जाता है इन आइसोटोप। आइसोटोपिक मास की वजह से जो मास आते हैं उसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली आइसोटोप्स को हम लोग जानते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कार्बन्स की, तो कार्बन्स के दो आइसोटोप्स, एक होता है 6 कार्बन 12, एक होता है 6 कार्बन 14। ऑक्सीजन की बात करो उसके भी आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन की बात करो 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक 35, एक 37। यहाँ आप लिख सकते हो मास ड्यू टू isotopes are called average atomic mass। सुनना, कभी भी आपसे कहे एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फार्मूला होता है, लिखिएगा। एवरेज एटॉमिक मास ये होता है A1 इंटू इट्स परसेंट प्लस A2 इंटू इट्स परसेंट एंड सो ऑन अपॉन टोटल परसेंट 100। टोटल परसेंट 100। A1 क्या है? A1 है एटॉमिक मास और साथ में जो परसेंट दिया होगा यहाँ पे रख दीजिए A2 और उसका परसेंट। आइए इस क्वेश्चंस करते हैं, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक क्लोरीन है जिसका एवरेज एटॉमिक मास दिया गया 35.5। ये देखिए वो क्लोरीन एटम है जिसका एटॉमिक मास है 35.5। ये कह रहा है 35.5 है और ये दो आइसोटोप्स बना रहा है। पहला आइसोटोप्स है क्लोरीन 35, आई एम सॉरी, और दूसरा आइसोटोप्स है क्लोरीन 37। ये दो आइसोटोप्स हैं। कह रहा है एज्यूम कर लीजिए इसने बनाया x% और इसने बनाया है, तो ये बनाएगा 100 - x%। ठीक है, परसेंट। अगर परसेंट ना दिया हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं यहाँ पर परसेंट दे